नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षा है, रीजनल एस्पिरेशन। और इस रीजनल एस्पिरेशन में आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सर जी? आज हम लोग कवर करेंगे बच्चों 1948 से राजनीति। हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर की 1947 से हम लोगों ने कहानी जानी, फिर उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें अनुच्छेद 370 और 35A की चर्चा करी। और अब वहां पर जो 1948 से जब शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं जम्मू कश्मीर के, उस राजनीति को आज हम चर्चा करेंगे। फिर सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद फिर 2002 और उसके आगे की कहानी हम आज इसमें कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में जम्मू कश्मीर का जो पूरा मामला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे पंजाब की, फिर बात करेंगे पूर्व उत्तर राज्यों की, और फिर हम गोवा की मुक्ति की बात करेंगे, हम द्रविड़ आंदोलन की बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए है। चलिए अब बात करते हैं 1948 से राजनीति। तो हमने जब लेक्चर 2 पढ़ा था तो हमने उसमें 1947 की बात जान ली थी कि भैया 1947 में क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह ने साइन कर लिया और साइन करने के बाद वहां पर विशेष प्रावधानों की बात होती है। शेख अब्दुल्ला डिमांड करते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। ये हमने आंतरिक और जितने भारी बातें थी ये सब हमने कर ली। अब हम 1948 से जो राजनीति जम्मू कश्मीर में होती है उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा। तो प्रधानमंत्री मतलब यहां पर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री। और जम्मू कश्मीर के संविधान में 1964 में ये परिवर्तन कर दिया जाता है, ये बदलाव कर दिया जाता है कि जो प्रधानमंत्री शब्द है उसकी जगह मुख्यमंत्री का ही नाम प्रयोग होगा। मतलब प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री। मतलब 1947 से लेकर के 64 तक जम्मू कश्मीर का जो हेड होगा, जम्मू कश्मीर की सरकार का जो हेड होगा, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करा गया है वो प्रधानमंत्री था, परंतु 1964 से मुख्यमंत्री। तो जैसे ही शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने भूमि सुधार और अन्य नीतियां वहां पर शुरू करी। ठीक है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है और इस किताब में भी हम बीच बीच में पढ़ चुके हैं कि भूमि सुधार कानून भारत सरकार ने भी कोशिश करी है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहे हैं भूमि सुधार और अन्य नीतियां, जिससे जो सामान्य जन है, जो कॉमन पब्लिक है, उसको लाभ पहुंचता है। परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पद कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया। देखिए, अब कश्मीर के दर्जे को लेकर करके जो विशेष स्थिति की जो मांग शेख अब्दुल्ला कर रहे हैं, ठीक है, उस विशेष दर्जे को लेकर के, कश्मीर की बात को लेकर के केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बात नहीं बनती। तो 1953 में आकर करके केंद्र सरकार शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के उस पद से रिमूवल कर देती है, या आप कह सकते हैं उनको हटा देती है। ठीक है, ये जो शब्द का प्रयोग करा गया है उसमें आप रिमूवल मतलब खारिज कर देना, उस पद से उनको हटा दिया गया और 1953 से क्या करा गया, जेल में रखा गया। ठीक है, कई वर्षों तक उनको कैद रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। ये शेख अब्दुल्ला है। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाया, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप थे। देखिए, अब शेख अब्दुल्ला एक पॉपुलर लीडर जम्मू कश्मीर में थे। शेख अब्दुल्ला जब जेल में चले गए तो उनके बाद उनकी पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई बड़ा लोकप्रिय नेता था नहीं जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कश्मीरियत के नाम पर इकट्ठा कर सके, जोड़ सके। तो इस चीज पर जो कांग्रेस पार्टी है या जो भारत की केंद्र सरकार है वो कश्मीर में इंटरफेयर करना शुरू करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि भारत सरकार के या कांग्रेस के समर्थन में आ जाते हैं, कांग्रेस के अनुसार वहां पर पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो उनके मतलब शेख अब्दुल्ला के बाद कोई भी इतना लोकप्रिय नेता जम्मू कश्मीर में नहीं आया जिनको इतना गजब का समर्थन मिला हो जितना शेख अब्दुल्ला साहब को मिला हो, जिसका मुख्य कारण क्या है कि केंद्र का समर्थन था। ठीक है, किसको समर्थन था? जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा ग्रुप जो कि शेख अब्दुल्ला से अलग था और कांग्रेस के सपोर्ट में था, केंद्र सरकार के सपोर्ट में था, तो उनको कांग्रेस सपोर्ट करती है। और ये आरोप लगाए जाते हैं केंद्र सरकार पर वहां के लोगों के द्वारा कि जब जब समय पर चुनाव हुए तो वहां पर काफी हेराफेरी हुई है। ठीक है, जो चुनाव हुए वो सही से नहीं हुए। और ये क्यों नहीं हुए? क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप कर रही है। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो क्षेत्रीय आकांक्षा है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हम लोगों की क्षेत्र के आधार पर उनकी क्या आकांक्षा है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि यहाँ के लोग अपने आप को धर्म वर्ग से ऊपर उठ करके कश्मीर के लोग मान करके कश्मीरियत के आधार पर कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों की डिमांड कर रहे हैं। अब कश्मीर के लोगों को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार और जो कांग्रेस की सरकार है वो यहाँ पर चुनाव सही से नहीं होने दे रही है और भारत की केंद्र सरकार हमारे कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है।
1953 और 74 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। क्यों? क्योंकि इस समय तक काफी समय तक शेख अब्दुल्ला जो है वो जेल में बैठे हैं और भारत की जो केंद्र सरकार है, जो कि किसका रूल चल रहा था उस समय, कांग्रेस पार्टी का चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है, जम्मू कश्मीर की जितनी भी नीतियां होती है उस पर किसका प्रभाव होता है? कांग्रेस पार्टी का होता है या भारत की केंद्र सरकार का प्रभाव होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहीद का एक धड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में कांग्रेस में मिल गया। अब देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी पार्टी है? शेख अब्दुल्ला की पार्टी है। और शेख अब्दुल्ला की इस पार्टी में एक धड़ा का मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है, एक जो सेक्शन है उस पार्टी का, वो किसके साथ मिल गया? कांग्रेस के साथ मिल गया। तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार में रहे, पर फाइनली फिर वो जो ग्रुप था वो ग्रुप कांग्रेस के साथ ही विलय हो गया, कांग्रेस के साथ ही मिल जाता है। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। तो अब जो सेक्शन है, जो ग्रुप है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अपोजिट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है भाई, मतलब जम्मू कश्मीर पे जो ज्यादा दबदबा था वो किसका था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा लीडर था वो शेख अब्दुल्ला था, वो जेल में बैठा हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जो लोग हैं, या एक कहें कि बड़ा जो सेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के क्या कर रहा था? सरकार चला रहा था। परंतु वही सेक्शन क्या है? कांग्रेस में मिल गया। मतलब अब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर पे जो शासन है वो किसका है? कांग्रेस का है। मतलब पूर्ण तरीके से अब जम्मू कश्मीर की नीतियों को, जम्मू कश्मीर के कानूनों को कांग्रेस प्रभावित कर सकती है और सीधा नियंत्रण कांग्रेस का है और वो परिवर्तन कर सकती है वहां पर। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। तो इन्हीं बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते के लिए काफी प्रयास हुए कि शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच में बातचीत चलती रही, समझौते की बातचीत चलती रहती है। 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तो देखिए 1965 में, 64-65 में ही करा गया है, ठीक है, 1964-65 में, 65 से मतलब वो फिर लागू हो जाता है। तो 1964-65 में जम्मू कश्मीर का जो संविधान होता है उसमें प्रावधान में एक परिवर्तन करा गया कि जो प्रधानमंत्री का नाम है ना, पद नाम जो प्रधानमंत्री में पोस्ट यूज करते हैं, इसकी जगह क्या पोस्ट यूज करी जाएगी? मुख्यमंत्री यूज करी जाएगी। मतलब 1964-65 से पहले क्या था कि जो राज्य की सरकार का मुखिया होगा उसको क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और दूसरे राज्यों में क्या होता है? जो राज्य की सरकार का मुखिया होता है उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो 1964-65 में जम्मू कश्मीर के संविधान में यह परिवर्तन कर दिया गया कि जो प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं इसकी जगह क्या होगा? मुख्यमंत्री शब्द का ही प्रयोग होगा। अब वहां पे जो पहले मुख्यमंत्री बने, जम्मू कश्मीर के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो किसके हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के, गुलाम मोहम्मद सादिक, ठीक है। तो ये गुलाम मोहम्मद सादिक है जो कि उस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करी। तो 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता हो जाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार, मतलब जो प्रयास जारी थे केंद्र सरकार और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते के जो प्रयास चल रहे थे, वो प्रयास 1974 में आकर करके पूरे होते हैं। और 1974 में भारत की जो प्रधानमंत्री रहती है वो इंदिरा गांधी जी रहती है। तो इंदिरा गांधी जी केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता करती है और समझौता करने के बाद फिर से शेख अब्दुल्ला क्या हो जाते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जैसे ही वो राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी पार्टी थी उसको फिर से जीवित करते हैं। मतलब वो वाली इमेज, वो वाला पॉपुलर जो फेस था उसको वापस लोगों के बीच में लेकर के आना चाहते थे शेख अब्दुल्ला की, भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिंदा करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस से लोगों के बीच में ले जाकर के खड़ा करना। आप इस बात को वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही थी। 1967 के चुनाव में उतना बड़ा बहुमत कांग्रेस को नहीं मिलता है जितना कि नेहरू जी के समय में मिला करता था, उतना वोटिंग परसेंट नहीं मिला करता है जितना कि नेहरू जी के समय में मिला करता था। तो इंदिरा गांधी जी पर यह भी जिम्मेदारी थी कि उसी बहुमत को या उसी वोटिंग परसेंट को वो वापस लेकर के आए, जो कि 1971 में उन्होंने मतलब फिर से कांग्रेस को जीवित करा और ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ और ज्यादा वोटिंग परसेंट के साथ वो कांग्रेस की सरकार 1971 में लोकसभा में बना देती है। तो वैसा ही सीन यहां पर है, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं और 1977 में वहां पर क्या होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में। और विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल कर लेते हैं कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत हासिल कर लेगी और सरकार का गठन करेगी।
शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो कि मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला 1982 में 1982 में इनका निधन हो जाता है और फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो किसके पास आ जाती है? उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास आ जाती है। ये जो तस्वीर है वो फारूक अब्दुल्ला की है, जो कि फिर बाद में क्या है, वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। देखिए, अब यहां पे राज्यपाल ने उनको हटा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर का संविधान का आर्टिकल 92 भी ये कहता है कि अगर सही से कार्य नहीं होता है तो वहां पे राज्यपाल का शासन या राज्यपाल के नियम लागू हो सकते हैं। तो राज्यपाल ने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और जब पद से हटा दिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक गुट एक सेक्शन जो अलग हुआ था वो अल्प अवधि के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या है, सरकार बना पाता है और सरकार चलाता है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। देखिए, अब सब कुछ में यही लगता था कि नहीं भाई केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, तो लोगों को, कश्मीर के लोगों को यह लगा कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की भावना नहीं समझ पा रही है। हमने ये लेक्चर 2 में भी पढ़ा था कि कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि हमें जो स्वायत्तता दी गई है, जो ऑटोनॉमी दी गई है, वो ऑटोनॉमी पूरी नहीं है, वो स्वायत्तता हमें पूरी नहीं दी, हमें पूर्ण रूप से आजादी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं जितना वादा सरकारों ने करा था उतना वादा हमारे साथ पूरा नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप करती है। और ये चीज 1953 से 1974 के बीच में जब शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा जाता है, कैदी बना करके रखा जाता है, तो लोगों में और भी नाराजगी होती है, परंतु उस नाराजगी को शांत जो करती है वो इंदिरा गांधी जी कर देती है, क्योंकि 1974 में शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता कर लिया जाता है और उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। परंतु जब 1982 में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको फिर से हटवा दिया जाता है, गवर्नर के द्वारा रिमूवल करवा दिया जाता है, तो कश्मीर के लोग फिर से केंद्र सरकार से नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का हाथ है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को नहीं चलने दे रही है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के समर्थन में नहीं है, केंद्र सरकार कश्मीर के जो लोगों की जो कश्मीरियत वाली जो भावना है उसको नहीं समझ पा रही है। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे धक्का लगा। तो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में जो समझौता हुआ था, कब हुआ? 1974 में हुआ। और इस समझौते के तहत जो कश्मीर के लोगों में जो विश्वास उत्पन्न हुआ था केंद्र सरकार के प्रति, वो विश्वास को अब थोड़ा सा धक्का लग गया। मतलब कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों का वह विश्वास भारत सरकार पर से उठ गया था। क्यों? क्योंकि 1982 में जब फारूक अब्दुल्ला को वहां से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई। ठीक है, अब ये वाली जो भावना है कि भाई केंद्र सरकार कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है, इस बात की जो पुष्टि हुई, मतलब ये फाइनली लोगों के सामने आया, वो कब आया? 1986 में आया, 1986 में आया। 1986 में कैसे? कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि मेन पार्टी है वहां की जम्मू कश्मीर की, जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने क्या कर लिया? केंद्र में जो शासक दल है, जो शासन में है, और शासन में कौन है? कांग्रेस है। मतलब 1986 के चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दोनों क्या कर लेती है? गठबंधन कर लेती है। तो लोगों को लगता है हाँ भैया अब तो 100% ही पूरा पूरा केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, यहाँ की राजनीति पर नहीं, यहाँ के शासन पर नहीं, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी क्या है? कांग्रेस का प्रभुत्व है, उनका वर्चस्व है। उस बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की बात को नहीं नकारती है। यह बात लोगों को 1986 में महसूस हुई। अब बात करते हैं सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद। ठीक है, तो 1986 में आकर करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिलना एक राजनीतिक प्रक्रिया थी और उधर लोगों को यह लगता है कि नहीं भैया केंद्र सरकार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर रही है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाला जो गठबंधन है वो जीत भी जाएगा, एक अच्छे खासे बहुमत के साथ जीतेगा। तो लोगों को लगेगा अरे भैया ये कैसे पॉसिबल है, हमें किसने वोट दिए हैं, हम तो चाहते नहीं है ऐसे गठबंधन की सरकार बने। ठीक है, ये तो गलत है। तो फिर वहां पे क्या थोड़ा सा विद्रोह होता है, और विद्रोह कौन सा होगा? हथियारों वाला होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा। और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1990 के दौर में आकर के, उसके आसपास आकर के आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट लगाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वो उसकी हालात अब धीरे धीरे 1986 के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि वहां पे विद्रोह बढ़ता जाएगा, लोगों के आंदोलन जो प्रदर्शन है वो बढ़ते जाएंगे। ये वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो 1987 में विधानसभा के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के।
सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। तो जो सरकारी परिणाम थे भाई, जो वोटिंग हुई, जो मतदान हुआ, सब कुछ जो हुआ, उसके तहत ये साफ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाला जो गठबंधन है वो भारी जीत दर्शाई। भारी जीत मतलब बहुत ज्यादा बहुमत के साथ, एक गजब के बहुमत के साथ आई। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जितना बहुमत है उसके आसपास में ही है, एक अच्छे खासे बहुमत के साथ आई है। वैसा बहुमत आप मान सकते हैं जैसे नेहरू को मिला करता था या 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला था। ऐसे बहुमत के साथ सरकार वहां पे बनने जा रही है और फारूक अब्दुल्ला सीएम बन जाते हैं। परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। तो अब लोगों को ऐसा लगता था ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है चुनाव की, चुनाव होने से लेकर के मतदान करने तक और मतगणना तक, काउंटिंग तक, सब में क्या हुई है, पूरी गड़बड़ी हुई है। मतलब जैसा हम चाहते थे वैसा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जीत ही नहीं सकता। कैसे जीत गया? और जो लोकप्रिय चयन की झलक थी वो नहीं थी। लोगों को लगा यार हम जैसा लोकप्रिय नेता चाहते थे वैसा तो था ही नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों को बस ये चीज लगती थी, ये जो सब कुछ हुआ है वो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से हुआ है, कांग्रेस के हस्तक्षेप से यहां पर सारी घटना हो रही है। तो इसलिए उनको ये जो सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार, ये लोगों को पसंद नहीं आई, चाहे उसमें जो सीएम बनाया गया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही क्यों ना हो। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। तो 1980 के दशक का मतलब है 80 से 90 तक का जो दौर रहता है। इस पूरे दशक में लोगों में धीरे धीरे ये फील हो जाता है कि राज्य में जो भी शासन चल रहा है ना वो सही नहीं है, अकुशल प्रशासन है, अच्छे से शासन नहीं हो रहा है। और ये अच्छे से शासन नहीं हो रहा है, इसके लिए लोग क्या है, नाराजगी जाहिर करते हैं, आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और वो विरोध प्रदर्शन 90 तक आता इतना बढ़ जाता है कि वो सशस्त्र विद्रोह में बदल जाता है, आर्म्ड रिबेलियन में बदल जाता है। मतलब हथियारों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। ये नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर की जा रही है। ठीक है, और ये नाराजगी जब 1987 के चुनाव के बाद और बढ़ गई क्योंकि केंद्र के आदेश पर वहां की जनता को क्या लगता था कि केंद्र सरकार के आदेश पर जो राज्य की सरकार है वो यहाँ राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। मतलब यहाँ की जो राज्य की सरकार है वो केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म कर रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर रही है, लोकतंत्र के अनुसार नहीं चल रही। और उनका, कश्मीर के लोगों का लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ इतना सा था कि जो हम चाहते हैं, हमारी जैसी आकांक्षा है, हमारे जैसे एस्पिरेशन है, वह एस्पिरेशन पूरे होने चाहिए। हम जो नेता चाहते हैं वो नेता बने, हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर काम होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। वही उनकी नजर में लोकतंत्र है। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। तो अब ये कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का गिरना, ठीक है, सरकारें अस्थायी रूप से हट जाना, और ये जो आंदोलन चल रहा था वो उग्रवाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आंदोलन उग्र हो जाता है, हिंसा होने लग जाती है, हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया था। अब 1989 तक ये कंडीशन हो चुकी थी कि राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनाने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन करने लगा था। मतलब वहां के लोग एक ऐसा आंदोलन कर रहे हैं जिसमें ये डिमांड रखी जा रही है कि कश्मीरी एक अलग से राष्ट्र हो, कश्मीर जो राज्य है उसको एक अलग से राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, अलग से राष्ट्र बना दिया जाए। अब पर यह बात आप समझिएगा कि इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, कहीं ना कहीं इस घटनाओं को सपोर्ट मिल रहा है। तो कहां से मिल रहा था? पाकिस्तान से मिल रहा था। क्योंकि पाकिस्तान तो शुरुआत से ये कह रहा है कि कश्मीर जो है वो किसका है? पाकिस्तान का है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ज्यादा आबादी है वो मुस्लिम्स की, इसलिए क्या है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। तो जब पाकिस्तान कश्मीर में ये देख रहा है कि भैया वहां पर हिंसा हो रही है, सरकार के खिलाफ लोग जा रहे हैं, तो वो ऐसी घटनाओं को और आग लगाने का काम करता है, भड़काने का काम करता है कि हाँ भैया नहीं, तुम ये डिमांड करो कि कश्मीर एक अलग राष्ट्र हो। ठीक है, कश्मीर एक अलग राष्ट्र हो। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिल रहा था। तो उनको पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक, पैसे टक्कों से लेकर के और फौजी हर तरीके का जो समर्थन है वो पाकिस्तान से कश्मीर के यहाँ के जो उग्रवादी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मिल रहा था। हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि यहाँ पर जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी मारा जाता है, सुरक्षा कर्मी होते हैं वो भी मरते हैं, और उग्रवादी होते हैं वो भी मरते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सारा घटनाक्रम है ना, इसमें पाकिस्तान का इंटरफेयर है। ठीक है, आप ये सोचिए जब 1947 में जब ब्रिटिशर्स ये कह करके जा रहे हैं कि रजवाड़ों के पास अपनी चॉइस है और वो जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ जा सकते हैं, और
अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं, परंतु उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्या है, कश्मीर पर आकर के अटैक करता है, कबायली घुसपैठियों के द्वारा अटैक करवाता है और एक जो हिस्सा भारत का है उस हिस्से पे कब्जा जमा लेता है। और ये चीज आप देखिएगा कि भारत का संविधान भी ये कह रहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है, और जो पहले भारत जम्मू कश्मीर का संविधान चला करता था वो भी कहता कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ऐसा अंग जो कभी अलग नहीं हो सकता। तो फिर ये वाला जो हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो पूरा इलीगल है, वो पूरा गैर कानूनी है। यही बात हमेशा से भारत के नेता कहते हुए आए हैं 1947 से लेकर करके आज तक। तो इन सभी घटनाक्रम में अगर कश्मीर में कुछ भी घटना घट रही थी तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नेताओं का, पाकिस्तानी फौजी का, आर्मी का हाथ था। एक तो पाकिस्तान की राजनीति में आप जो दूसरी बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें पढ़ेंगे पाकिस्तान की राजनीति के बारे में। एक तो वहाँ का सिस्टम में ये समझ में नहीं आया कि वहाँ शासन चला कौन रहा है, कि वहाँ शासन मिलिट्री चला रही है या लीडर्स चला रहे हैं। बहुत कम टाइम में आप ऐसा देखेंगे कि भाई आपको वहाँ पे लीडर्स नहीं, आपको मिलिट्री शासन देखेगा। आप 1999 में हमने पढ़ा है कि जब कारगिल युद्ध यहाँ पर हुआ तो एक तरफ यहाँ पे कारगिल का युद्ध चल रहा है और वहाँ पे सरकार को हटा कर करके जो सेना के हेड होते हैं सेना के हेड वहाँ पे शासन कर लेते हैं और अपने आप को ये घोषित कर देते हैं भाई आज से मैं राष्ट्रपति हूँ और मेरे ही आदेश सारे सर्वमान्य होंगे। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलिट्री का जो दबदबा है पाकिस्तान में वो ज़्यादा है। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। तो कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन में रहता है और सशस्त्र सेनाएं इसमें आप याद कर सकते हैं, जो कि हमने कहा था कि 1990 में आर्म्ड फोर्स एक्ट जो लगाया गया था वो, तो जो सेना है वो वहां भेज दी जाती है। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। तो 1990 से लेकर के जो पूरा समय है उसमें जम्मू कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों जो हिंसा हुई उसको, और इन विद्रोहियों को दबाने के लिए, इस जो उग्रवाद था उसको मिटाने के लिए जो सेना कार्रवाई करती है, मतलब आप कह सकते हो 1990 के दौर के बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही चलती है, उग्रवादी हिंसा करते हैं और सेना उसको दबाने की कोशिश करती है। तो इस पूरी कार्रवाई में काफ़ी जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो भी मारे जाते हैं, भारत की आर्मी के, भारत की जो सेना के जो लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। ये प्रेसिडेंट रूल अनुच्छेद 356 की जो आपको तस्वीर है वो दर्शाई है। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अब 1996 में फिर से चुनाव हुए 1996 में, और जब चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो किसकी लीडरशिप में है, फारूक अब्दुल्ला की लीडरशिप में। तो फारूक अब्दुल्ला इस बार चुनाव में उतरने से पहले ये कहते हैं कि हम क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करेंगे। ठीक है, इस बार आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताइए और हम क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करेंगे, मतलब कि और ज्यादा स्वायत्तता जम्मू कश्मीर को दी जाए। और इस मांग के साथ जो फारूक अब्दुल्ला है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके साथ स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई। अब अवधि के अंत में 1996 में सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी। फारूक अब्दुल्ला ने ये डिमांड करी थी, ये बात कही थी कि हम क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली उसके बाद 2002 में चुनाव होते हैं। 2002 में चुनाव हुए, अभी तक यहाँ पे जो शासन चल रहा है वो किसका चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का चल रहा है। ठीक है, परंतु अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह एक नई पार्टी उभर के आती है जिसका नाम है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलीजुली सरकार बना लेती है। कब, 2002 में आकर करके। अब बात करते हैं कि 2002 और इससे आगे, कि 2002 के बाद का जो घटनाक्रम है वो क्या था। गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो अब 2002 में सरकार बनी किसकी, पीडीपी और कांग्रेस की। तो उसमें यह तय हुआ कि जो शुरुआत के 3 साल है उसमें पीडीपी का मुख्यमंत्री रहेगा और जो बाद के 2 साल है उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहेगा। तो अब शुरुआत के जो 3 वर्षों में है पीडीपी के जो मुखिया होते हैं मुफ्ती मोहम्मद, यह है मुफ्ती मोहम्मद। तो मुफ्ती मोहम्मद क्या बन जाते हैं, सरकार के मुखिया बन जाते हैं, मतलब 2002 से वो वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और फिर बाद के जो 2 साल है उसमें गुलाम नबी आजाद, ठीक है, जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, परंतु 2008 में फिर से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते।
उससे अगला चुनाव नवंबर दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। देखिए अब जो फिर अगला जो चुनाव होता है वो कब होता है, नवंबर दिसंबर 2008 में होता है। 2002 के बाद 2008 में हुआ और इसमें फिर से एक मिलीजुली सरकार, एक गठबंधन की सरकार बनती है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलजुल कर की सरकार बनाती है। और 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार आती है, परंतु इनको फिर से ऐसा लगा कि गड़बड़ियां चल रही है, सिस्टम सही नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला है। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद शहीद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। तो 2014 में फिर राज्य में चुनाव होते हैं और 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान माना गया कि लास्ट 25 सालों में सबसे ज्यादा अगर अधिक मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ तो वो 2014 में हुआ। इसके तहत पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद शहीद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकार यहाँ पर बनाई जा रही है। यह मतदान की तस्वीर, वोटिंग की तस्वीर आपको दर्शाई गई है। मुफ्ती मोहम्मद शहीद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू सवाल का अभी थोड़ा सा दौर चल रहा है। हर बोर्ड ने एमसीक्यू सवालों को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी है कोरोना के बाद। ठीक है, तो हर बोर्ड में कहीं 20 मार्क्स के, कहीं 30 मार्क्स के, कहीं 40 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। तो अब एमसीक्यूज कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर अब जैसे इसी वाले टॉपिक में से हम जो आज पढ़ रहे हैं उसमें से देखें, अगर ये पूछ सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, अब काफी लोगों को क्या लगेगा, शेख अब्दुल्ला। नहीं, शेख अब्दुल्ला तो प्रधानमंत्री है और जो पोस्ट का नाम चेंज करके 64-65 में करा गया था उसके बाद मुख्यमंत्री पूछा है, तो वो आपको नाम याद रहना चाहिए। अब वो पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है। ठीक है, सबसे पहले जो वहां की वुमेन चीफ मिनिस्टर है वो कौन बनती है, तो वो 2016 में जो महिला मुख्यमंत्री बनेगी वो कौन बनेगी, महबूबा मुफ्ती बनेगी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। ठीक है, तो 2016 से जब महबूबा मुफ्ती वहां की मुख्यमंत्री बनती है, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उनके कार्यकाल में, उनके टाइम पीरियड में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ता गया और काफी आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ती है। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, अब जून 2018 में बीजेपी सरकार ने जो समर्थन दिया था पीडीपी को, ठीक है, हमने देखा ना 2014 में पीडीपी प्लस बीजेपी की सरकार बनाती है। अब 2018 के जून में आकर करके बीजेपी वो समर्थन वापस ले लेती है, वो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट वापस खींच लेती है कि हाँ भैया ये जो सपोर्ट था वो सपोर्ट हम लेते हैं। और आप सभी को पता है, आपने अच्छे से कक्षा 11 में संविधान की किताब पढ़ी है, जब आपको पता है पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है और सरकार गिरती है तो उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो फिर से 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। प्रेसिडेंट रूल जो कि भारत के संविधान अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है वो लागू हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्यों को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। तो 5 अगस्त 2019 को कौन सा अधिनियम, कौन सा कानून बनता है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। हमने पढ़ा था ना कि अमित शाह जी 2 प्रस्ताव लेकर के आते हैं, एक तो आर्टिकल 370 को हटाने की बात करते हैं और एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लेकर के आते हैं। उसके तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया और राज्यों को पूर्ण गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दी, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। अब आर्टिकल 370 जो था वो रिमूव हो चुका था, हट चुका था और अब जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होकर करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर है, जो कि विधानसभा के साथ होगी, और लद्दाख जो कि विधानसभा वहां पर नहीं होगी। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर आप देखेंगे तो बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण आपको वहाँ पे हर प्रकार की विविधता आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो लद्दाख है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल के नाम से भी बड़ा फेमस है भारत के लिए। ठीक है, और आपने पूरे जम्मू कश्मीर के अगर सामाजिक बनावट में आपने देखा तो वहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बौद्ध भी थे। ठीक है, सभी वर्गों के लोग थे। तो यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा सारी विविधता आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिली।
वहां न केवल सभी प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजाति की विविधता है, बल्कि वहां विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षा है, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। तो अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बनावट मत देखिए कि वहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजाति ही विविधता है। ये तो है ही, ये तो भारत की मतलब एक पहचान है कि भाई भारत के लिए कहा गया ना कि विविधताओं में एकता, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविध होने के बाद, अलग होने के बावजूद भी आज हम एक हैं, हम यूनाइट हैं। तो ये विविधता है, तो आप देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में चली जाइए, वो विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो ये विविधता जम्मू कश्मीर में भी थी, लद्दाख में भी थी, और परंतु अब वहां पे जो राजनीतिक और विकास की आकांक्षा है वो भी बहुत सारी है, ठीक है। विविध प्रकार की विकास की और राजनीतिक आकांक्षा है, और ये जो आकांक्षा है, ये जो इच्छा है, ये जो डिजायर्स वहां के लोगों की है, भारत के लोगों की है, भारत सरकार की है, ये कैसे पूरी करी जा रही है? ये जो नया अधिनियम सरकार लेकर के आई, उस नए अधिनियम के तहत करी जा रही है। अब उस नए अधिनियम के तहत सरकार ने उस पूरे पोर्शन को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने कंट्रोल में लिया, केंद्र शासित प्रदेश बना करके केंद्र के कंट्रोल में रखा, और सरकार ने ये बात कही भी है कि जिस दिन भी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, हमें लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। परंतु स्थिति सामान्य नहीं होती जब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे और उनका पूर्ण विकास केंद्र सरकार करेगी, उनके विकास पे ध्यान देगी। तो उनकी जो आकांक्षा है, वहां के लोगों की जो डिजायर्स है, उन डिजायर्स को नजरअंदाज नहीं करा जाएगा। जैसे भारत के अन्य राज्यों का विकास हुआ है, जैसे भारत के अन्य राज्यों में लोकतंत्र प्रक्रियाएं लागू हुई है, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी होगी, ये सरकार कहती है। तो इसी के साथ हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जम्मू कश्मीर का टॉपिक कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, हम पंजाब की करेंगे, ठीक है। पंजाब के पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले 1 से 2 लेक्चरों में, ओके। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।